इतिहास के हर कालखंड में अच्छा बुरा समय रहा है और उसमें दो धाराएं भी रही हैं। एक यथास्थितिवादी, रूढ़िग्रस्त, स्वार्थी परंपराओं पर आधारित और दूसरी प्रतिरोध की धारा जो बेहतरी के लिए बदलाव और हस्तक्षेप के लिए संघर्ष की धारा है, और दोनों में टकराहट हमेशा से रही है। कटियार साहब की शख्सियत इसी द्वंद्व के टकराव की निर्मित है। इसलिए वे अपनी बुनावट कविता में कहते भी हैं कि मेरी देह मेरे संघर्ष के पसीने और कठोर मेहनत से बनी है, मेरी चेतना की निर्मित मेरे दिमाग के हलचल से हुई है। कानपुर जिले के एक ठेठ ग्रामीण परिवेश के किसान परिवार में जन्मे श्री शंकर लाल कटियार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे कटियार साहब में क्रांति और प्रतिरोध की चिंगारी मां के दूध में ही घुली हुई मिली थी, जिससे उनके विचारशील, संवेदनशील व्यक्तित्व की निर्मित हुई है। गांव की धूल मिट्टी में सना एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और दुनिया को चेतना की खुली आंखों से देखता है, तो वह दुनियावी सवालों के झंझावात से जूझता है। कटियार साहब का मानना है कि जब हम अपना लक्ष्य पहचान लेते हैं और उसे तय कर लेते हैं, तो कविता भी अपनी भूमि और भूमिका तैयार कर लेती है। तभी मुक्तिबोध, अवतार सिंह पाश और धूमिल पैदा होते हैं। कटियार साहब कविता को मनुष्यता की मातृभाषा मानते हैं और कविता उन्हें मनुष्य होने का तर्क और जिंदगी का मकसद देती है। वे कहते हैं जीवन अलग अलग टुकड़ों से जुड़कर बना है, यहाँ सीधा सरल कुछ भी नहीं है। जैसे किसी यात्रा में हम कई जगह रुकते हुए सुस्ताते हुए चलते हैं, उसी तरह जीवन यात्रा में बहुत से ठहराव और पड़ाव आते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी उल्लास और नैराश्य के बीच धूप छांव की तरह मिलती है। हमें कई बार अपनी सारी सफलताएं खोखली मालूम पड़ने लगती हैं, ये सोचकर कि आखिर इनसे बदला क्या। यद्यपि भले कुछ न बदले, पर हम खुद तो बदलते ही हैं, क्योंकि सृजन मनुष्य को बदलता है, बहुत बदलता है, जैसे बुद्ध के संपर्क में आकर अंगुलीमाल बदलता है। हमें सिर्फ बसंत चुनने की जिद नहीं करनी चाहिए। पतझड़ की चिढ़ में हम अपना बसंत भी खो देंगे। कभी कभी एक जिद हमें साथ नहीं जीने देती और हम नदी के दो पार्ट बन जाते हैं। इस जिद को यदि हम आधा आधा बांट लें तो दूरियां कम हो सकती हैं और पास आने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। सोचो, ये छोटी समझदारी दुनिया की राजनीति को मानवीय और दुनिया को तनावमुक्त बना सकती है। जिद जैसी छोटी बात खत्म करने में खुशहाल दुनिया की कितनी संभावनाएं हैं और यह किसी विचारधारा विशेष का उस तरह विरोध भी नहीं करती। कटियार साहब का दोस्ताना व्यवहार और ठहाकों के साथ जीना, जन आंदोलनों में इनकलाबी परचम लहराते हुए बेखौफ आगे आगे चलना उन्हें जीवंत और गतिशील बनाता है। वे अपने जीवन और सांस्कृतिक कर्म में ठहरते नहीं हैं, सदैव गतिमान रहते हैं। कभी रचना प्रक्रिया के जरिए, कभी अपनी फकीराना घुमक्कड़ी के जरिए और कभी दोस्तों के अड्डेबाजी में ठहाके लगाते हुए। दोस्ती को वे एक विचारधारा की तरह देखते और महसूस करते हैं। वे कहते हैं दिलो दिमाग की हलचल लेखन एवं हर तरह की सर्जना की अनिवार्य शर्त है। हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम हर दिन कुछ लिखकर बेहतर इंसान होना चाहते हैं, क्योंकि सृजन से मनुष्यता की कोपलें फूटती हैं। इसलिए कटियार जी का लेखन बड़ा व्यापक, विपुल और बहुआयामी है।
उनके 8 कविता संग्रहों के अतिरिक्त 3 वैचारिक किताबें और यात्रा वृत्तांत जैसी महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक कवि जब जनता का अर्थशास्त्र, अन्याय की परंपरा के विरुद्ध और पेरिस कम्यून जैसी किताबें लिखता है, तब उसका वैचारिक फलक बड़ा हो जाता है। अखबारों में लगातार कॉलम लिखना उनकी वैचारिक और लेखकीय सक्रियता को दर्शाता है। कटियार साहब में इस बदहाल दुनिया को बदलने की बेचैनी मौजूदा समय और इतिहास के ऐसे नायकों को खोजती है जिन्होंने इस बदलाव की आग में जलकर शहादतें दी हैं और इतिहास को अनुप्राणित किया है, जैसे राहुल सांकृत्यायन, कार्ल मार्क्स, रमन शंकर विद्रोही, कामरेड विनोद मिश्र, छात्र नेता चंद्रशेखर और उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता आदि, और उन पर कविताएं आख्यान रचते हैं। कटियार जी प्रखर मार्क्सवादी हैं। उनका दीन दुनिया और जिंदगी को देखने, समझने और परखने का नजरिया विशुद्ध मार्क्सवादी है। उसमें विचलन और भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं है। वे अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह और रामस्वरूप वर्मा एवं महाराज सिंह भारती के विचारों से भी प्रभावित होते हैं। उनकी कविताओं और समग्र वैचारिक लेखन में मार्क्सवादी दृष्टि साफ देखी जा सकती है। वे कार्ल मार्क्स से इतना प्रभावित होते हैं कि अपनी लंदन यात्रा में वे उनकी समाधि के दर्शन करने अपनी जीवन संगिनी श्रीमती तारा के साथ जाते हैं, जिसका मार्मिक और रोचक चित्रण वे अपने यात्रा वृत्तांत में करते हैं। वे सार्थ को कोट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व स्वतंत्र होता है, पूर्व निर्धारित कुछ भी नहीं होता। यहाँ वे ईश्वर के होने को अर्थात उसके अस्तित्व को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि यदि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारते हैं तब फिर मनुष्य का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाता है, और इसीलिए प्रवासी परिंदों की तरह दुनिया में वैचारिक मित्रों से मिलने के लिए उड़ान भरने के सपने देखते हैं। सपने देखना और दिखाना उनके समग्र लेखन का मकसद है, क्योंकि सपनों में ही मनुष्य की संपूर्ण मुक्ति की उम्मीद निहित है और उम्मीद के बगैर हम हार जाएंगे, जबकि मनुष्य कभी हारता नहीं है, वो सदैव जीतता ही है। हारते हुए, लड़ते हुए उसे जीतना ही है, क्योंकि वह मनुष्य है और यही उसकी नियति है।